Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. This only line is enough to remind you one of the greatest odes of English literature, Ode on a Grecian Urn. आप समझ गए होंगे कि हम किस पोएम की बात कर रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पोएम है और लाइन बाय लाइन हिंदी में समझेंगे हम आज इसको, जिससे कि आप आउट ऑफ द वे भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप तैयार होने चाहिए उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे इसके कॉन्टेक्स्ट की कि आखिर क्या ऐसा एक्सपीरियंस था जो उन्होंने एक एंशिएंट रेलिक पर इतनी अच्छी ओड कंपोज की जॉन कीट्स ने। तो दो बातें आती हैं निकल के। एक तो इनके एक फ्रेंड थे बी आर हेडन, जिन्होंने एग्जामिनर मैगजीन जो कि ली हंट पब्लिश करते थे और ये ली हंट के अच्छे दोस्त थे, उस आर्टिकल से उन्होंने थोड़ा सा सीखा। बाकी एक विजिट था, उस विजिट को करने में इनको कुछ ग्रीक मार्बल्स या स्कल्पचर मार्बल जो स्कल्पचर थी वो मिली, जिनमें एक अर्न भी था। अर्न की जो कार्विंग्स थी उनको देख करके बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए और इन्होंने वहाँ सब से भी थोड़ी इंस्पिरेशन ली। बाकी दो सोर्सेस और जिनकी बात की जाती है, एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे सोसिबियस, पेरिस के म्यूजियम में इन्होंने एक अर्न देखा था, उससे इन्होंने कुछ इन्फ्लुएंस गेन किया। और जो ब्रिटिश म्यूजियम में एक अर्न रखा था टाउनली वेल्स। तो कुल मिला के 3-4 जगह पर इन्होंने कुछ ऐसे एंशिएंट रेलिक देखे जिनसे इन्फ्लुएंस हुए और इन्होंने एक अच्छी इंग्लिश लिटरेचर में जो ओड है उसमें गिनती की जाती है ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। थीम की बात करें तो इस पोएम में उन्हें कुछ कई सारी थीम्स मिलेंगी आपको, जैसे आर्ट एंड लाइफ, आइडियल एंड रियल, फैक्ट एंड इमेजिनेशन, ब्यूटी एंड ट्रुथ, इटर्नल एंड टेम्पोरल, सेंसुअस एंड स्पिरिचुअल। कुल मिला के इन सब का एक कंपैरिजन टाइप उन्होंने बताया है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। आते हैं नंबर 1 स्टेंजा पर। दाउ स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। दाउ मतलब तुम, स्टिल अभी तक, अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस का मतलब है एक ऐसी दुल्हन जो कि अभी रिसेंटली जिसकी वेडिंग हुई है, एंड शी इज स्टिल प्योर एंड हर मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेट कंज्यूमेटेड एट। तो अभी भी वो मतलब अपनी प्योरिटी को बनाए रखे हुए हैं, तो इन्होंने अनरेविश्ड ब्राइड बोला है अर्न को। क्वाइटनेस का मतलब ये है क्योंकि इतने सालों से वो, कई सदियों से, क्योंकि अर्न अपनी स्टोरी खुद तो बताएगा नहीं, कई सदियों से वो शांत है और जो भी आपको पूछना है वो आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि अर्न इज अ लाइफलेस थिंग विच विल नॉट स्पीक इन इटसेल्फ। यू हैव टू गेस व्हाट द स्टोरी इज। दाउ फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। फॉस्टर चाइल्ड का मतलब होता है कोई दत्तक पुत्र, है ना, या बच्चा। चाइल्ड का मतलब यहाँ पे जेंडर नहीं बताया उन्होंने। दत्तक बच्चा जिसको गोद लिया गया हो, ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। साइलेंस मतलब भाई शांति, स्पीचलेस, वर्डलेस एंड स्लो टाइम, क्योंकि कई सालों से ये जो अर्न है अभी भी मौजूद है। कितनी सदियां गुजर गई होंगी, क्योंकि वो एंशियंट ग्रीक से रिलेटेड है। ग्रेशियन का मतलब ही है ग्रीक, अर्न मतलब सुराही या कलश। सिल्बन हिस्टोरियन हु कास्ट thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme। सिल्बन का मतलब जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने टिंटन एबी में इस शब्द को इस्तेमाल किया है, सिल्वन वाई बोला है उन्होंने नदी को। तो सिल्वन का मतलब क्या होता है, देहाती या रिलेटेड टू नेचर, कुदरत से संबंधित। हिस्टोरियन मतलब इतिहासकार। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि जो कार्विंग्स हैं उस पर या जो पिक्चर्स बनी हुई हैं अर्न पर, वो सब किसी ग्रामीण पिक्चर को दर्शा रही हैं। उनके पास किसी मेट्रो सिटी या किसी शहर का चित्रण नहीं है। जो चित्र है वो है किसी ग्रामीण देहात क्षेत्र का, जिसकी वजह से उनको सिल्बन बोला है।
हु कांस्ट दस एक्सप्रेस ए फ्लावरी टेल मोर फेटली देन आर राइम, जो कि हम अपनी कविता में जिस कहानी को बताते हैं उस कहानी को और अच्छे से बता रहा है। वो कह रहे हैं कि हम तो एक्सप्रेस कर ही रहे हैं किसी स्टोरी को अपनी कहानी राइम में, लेकिन जो अर्न है वो उसे बहुत अच्छे से हमसे भी अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है। वॉट लीफ फ्रिंज्ड लेजेंड हॉन्ट्स अबाउट दाई शेप। लीफ फ्रिंज्ड का मतलब क्या है? कवर्ड विद लीव्स। लेजेंड स्टोरी, क्योंकि जो कार्विंग्स हैं उनमें एक स्टोरी या जो दर्शाई जा रही है, उनमें पेड़ भी बने हुए हैं, पत्तियां भी हैं, तो कह रहे हैं कि पत्तियों से ढकी हुई कोई कहानी या रिलेटेड टू नेचर हॉन्ट्स अबाउट द शेप। वो पूछ रहे हैं एक तरह से क्वेश्चन कि तुम्हारे जो शेप पर जो पिक्चर्स बनी हुई हैं उनमें कौन सी नेचुरल कहानी बताई जा रही है। और डेटीज और मॉर्टल्स, क्या इस पर देवता बने हुए हैं या इंसान? मॉर्टल्स मतलब नश्वर लोग, जो नासवान होते हैं हम लोग। और बोथ या फिर दोनों हैं, जो इमेजेस हैं वो देवताओं की हैं या इंसानों की हैं या फिर दोनों की हैं, आप बताओ, पूछ रहे हैं उससे वो। इन टेम्पल और द डेल्स ऑफ अर्कडी। टेम्पल क्या है? यह एक वैली ऑफ थेस्ली है ग्रीक में, और अर्कडी भी एक माउंटेन है, पर्वतीय माउंटेनियस कंट्री है। तो क्या ये वहाँ का सीन है जो दिखाया जा रहा है यहाँ पर? व्हाट मेन और गॉड्स आर दीज? क्या ये लोग हैं या देवता हैं तो कौन है? प्लीज टेल। एंड व्हाट मेडन्स लोथ। और एक ऐसा सीन है जिसमें जो लड़कियां हैं वो अपने लवर से दूर भाग रही हैं। लॉथ मतलब शर्मा रही हैं। जो लड़कियां हैं वो क्यों शर्मा रही हैं? व्हाट मैड परस्यूट। और जो उनके लवर्स हैं, जो प्रेमी हैं, वो उनको मतलब जो है चिढ़ाने के लिए या कुछ भी ऐसी सीन बना हुआ है कि वो भाग रही हैं, वो उनके पीछे हैं प्लेफुली, मतलब मोड में कि वो खेल रहे हैं। तो क्या वो मैडली उनका पीछा कर रहे हैं पागलों की तरह, मैड इन लव, और वो शर्मा रही हैं, उनसे दूर भाग रही हैं। एंड व्हाट स्ट्रगल टू escape। और कितना संघर्ष कर रही हैं वो उनके चुंगल से बचने के लिए। एंड व्हाट पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स। और एक ऐसा सीन है जिसमें संगीत सुनाए, संगीत जो है वो दिखाया जा रहा है कि कोई संगीत मंडली है या कुछ गीत कहानी संगीत चल रहा है। टिम्ब्रल्स का मतलब डफली, जो बांसुरी हैं उनसे कौन सा संगीत चल रहा है और डफली से कौन सा कैसा ड्रम बजाया जा रहा है। व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी। और जो ओवरऑल जो सीन कार्विंग है, इसमें बहुत ज़्यादा एक फेस्टिविटी सीजन दिखाई गई है, फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तो उसकी वजह क्या है? ये सारे सवाल हैं जो उसके शेप पर, जो अर्न के शेप पर जो कार्विंग्स बनी हुई हैं, इमेजेस बनी हुई हैं, पिक्चर, उनको देख करके ये उनसे जॉन कीट्स पूछ रहे हैं। आगे देखते हैं। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। ऐसा वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हीं पिक्चर्स में एक म्यूजिशियन भी है जो बजा रहा है कुछ संगीत इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से उनको वो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि वो पिक्चर है तो हम सुन नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो क्या बजा रहा है। तो यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई, जिस गीतों को हम सुनते हैं वो तो हमने सुन ही लिए हैं, लेकिन हम सिर्फ कल्पना कर पा रहे हैं कि वो कौन से गीत उस पर सुना रहा होगा, बजा रहा होगा, कैसा संगीत चला रहा होगा। तो वो जो इमेजिनरी संगीत है, इमेजिनरी जो म्यूजिक है, दैट इज स्वीटर देन दैट वी हैव ऑलरेडी हर्ड। जो हम सुन चुके हैं उससे कहीं ज़्यादा स्वीट है। जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर बात करेंगे रियलिटी और इमेजिनेशन की। रियलिटी हमेशा कड़वी होती है, सच्चाई, और कल्पना हमेशा स्वीट होती है। इमेजिनरी वर्ल्ड में हमेशा इंसान खुश रहता है और रियलिटी में आकर के वो अपनी सारी हैप्पीनेस या बहुत ज़िंदगी का जो सुकून है वो गायब हो जाता है उसका। देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। उसमें जो पाइप्स का मतलब यहाँ पे फ्लूट्स है या इंस्ट्रूमेंटल जो भी कोई म्यूजिक होगा वो चल रहा है। तो कह रहे हैं कि क्योंकि हमने सुना नहीं है, आपका संगीत जारी रहना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा स्वीट है। हम सिर्फ कल्पना कर पा रहे हैं। दैट सीम्स इट इज स्वीटर देन वी हैव ऑलरेडी हर्ड, नॉट टू द सेंसुअल ईयर। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप बजाते रहो,
लेकिन उन कानों के लिए नहीं जो कान हम फिजिकली हमारे पास हैं, हम सुन पा रहे हैं। बट मोर एंडियर्ड, जो कि ज़्यादा, बट मोर एंडियर्ड मतलब जो ज़्यादा प्रिय हो, पाइप टू द स्पिरिट डिक्टीज ऑफ नो टोन। आप जो गीत गा रहे हो या जो संगीत चला रहे हो, वो संगीत हम अपनी आत्मा के कानों से सुनेंगे, या यूं कहिए कि हम उसको अपनी आत्मा की गहराई से ज़्यादा सुनेंगे। ऑफ नो टोन, क्योंकि उसमें कोई टोन नहीं है, शब्द नहीं है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो हम उसको महसूस करेंगे कहाँ से? अपनी आत्मा की गहराई से। या आत्मा की गहराई तक असर कर रहा है आपका संगीत। सो प्ले ऑन। फेयर यूथ, beneath the trees thou canst not fly, leave thy song। अब वहां पर एक ऐसा सीन भी है उस अर्न पर, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक नौजवान व्यक्ति है और वो गीत गा रहा है उसी किसी पेड़ के नीचे बैठ करके। तो कह रहे हैं कि वो नौजवान व्यक्ति का गीत कभी भी खत्म नहीं होगा। नॉट लीव दाई सॉन्ग, कभी अपना गीत छोड़ेगा नहीं। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि भाई पिक्चर है, चलेगी तो है नहीं। नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, और जो पेड़ बने हुए हैं वो कभी भी बंजर नहीं होंगे या उनकी पत्तियां कभी भी सूखेंगी नहीं। बोल्ड लवर, नेवर नेवर कास्ट दाउ किस। दूसरे सीन में एक प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका को किस करना चाह रहा है, लेकिन वो किस कभी नहीं हो पाएगी क्योंकि वो पिक्चर है। दाउ विनिंग नियर द गोल, येट डू नॉट ग्रीव। जॉन कीट्स कह रहे हैं कि लगभग पिक्चर क्योंकि इस तरह से बनी हुई है कि ही इज ऑलमोस्ट टू किस हर, लेकिन हो नहीं पा रही किस क्योंकि पिक्चर इस तरह से बनी हुई है। तो कह रहे हैं कि लग तो रहा है कि दाउ विनिंग नियर द गोल, लग रहा है कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त करने के एकदम करीब हो, लेकिन करीब होने के बावजूद भी इट कैन नॉट बी डन प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली किस नहीं की जा सकती क्योंकि इट्स अ पिक्चर, इट्स अ कार्विंग। फिर वो कहते हैं कि डू नॉट ग्रीव, दुख मत करो। अगर किस नहीं भी हो पा रही है, उस प्रेमी को सलाह दे रहे हैं कि तुम दुखी नहीं हो। क्यों नहीं दुखी हो? क्योंकि शी कैन नॉट फेड। उसकी उसका जो यूथ है, उस प्रेमिका का, उसकी सुंदरता या जो उसका नवयौवन है, वो कभी भी फेड नहीं होगा, वो कभी बूढ़ी नहीं होगी। अब बूढ़ी नहीं होगी तो इनके हिसाब से, किड्स के हिसाब से, जो पैशन ऑफ लव है वो भी कभी खत्म नहीं होगी प्रेमी की। दो दाउ हैज नॉट दाई ब्लिस, ठीक है तुम्हें तुम्हारा वो जो प्रेम है, ब्लिस का मतलब आनंद है, खुशी किस करने का जो भी आनंद होगा वो नहीं मिल पा रहा है, तो कोई बात नहीं। क्योंकि फॉर एवर बिल्ट दाउ लव एंड शी बी फेयर, क्योंकि तुम्हारा प्यार उसके लिए हमेशा बना रहेगा और वो हमेशा सुंदर बनी रहेगी। कभी भी वो बूढ़ी नहीं होगी और तुम्हारा प्यार उसके लिए कभी भी कम नहीं होगा। यहाँ पे ठीक है एक फिजिकल एस्पेक्ट बताया गया है, हालांकि ऐसा नहीं है। प्यार का सेंस यही नहीं है कि इट इज़ जस्ट फिजिकल। प्लेटनिक लव भी एग्जिस्ट करता है आजकल सोसाइटी में, और बुढ़ापे पे जो प्यार होता है लोगों का, वो अंडरस्टैंडिंग मिक्स होती है उसमें। कई बार पति पत्नी अपने आप को जो यूथफुल डेज गुजर जाने के बाद और अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। खैर ये पोएम की बात है। तो वो कह रहे हैं कि उसका प्यार उसके लिए कभी खत्म नहीं होगा और वो कभी बूढ़ी नहीं होगी, तो उसका जो लव है वो एवरलास्टिंग है। अगले स्टेंजा में वो कहते हैं, आ हैप्पी हैप्पी वाउज दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स। जो पेड़ बने हुए हैं अर्न पर, उनके बारे में कह रहे हैं कि भाई वो उनकी शाखाएं हमेशा खुशहाल रहेंगी। क्यों? कि उनके जो पत्ते हैं वो कभी पतझड़ नहीं आएगा, कभी कोई मौसम उन पर फर्क नहीं डालेगा। नॉर एवर बिड द स्प्रिंग अड्यू, एक ही मौसम वहां रहेगा क्योंकि हरी भरी पत्तियां हैं, तो हमेशा बसंत ऋतु ही रहेगी। देयर विल बी नो चेंज इन द सीजन। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवेरिड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू। और जो गीत गा रहा है जो लड़का उस पेड़ के नीचे बैठ करके, वो कभी भी थकेगा नहीं और उसके गीत कभी भी पुराने नहीं होंगे, हमेशा नए रहेंगे क्योंकि भाई किसी ने सुने तो ही नहीं। दोज ऑल और इमेजिनरी सॉन्ग्स। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव, फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड। और फिर से उसी प्रेमी प्रेमिका की बात कर रहे हैं कि जो प्यार है उनका वो उतना ही खुशहाल बना रहेगा क्योंकि वो उसका सैटिएशन नहीं हुआ है या कंजुमेशन नहीं हुआ है, तो पैशन जो है वो स्टिल बनी रहेगी।
उसी हिसाब से बर्निंग पैशन बनी रहेगी। फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग। जो पेंटिंग का मतलब यहाँ पर है ईगर, इच्छुक। हमेशा वो इच्छुक रहेगा अपनी प्रेमिका को किस करने के लिए, और हमेशा वो जवान बनी रहेगी, हमेशा उसका आकर्षण बरकरार रहेगा और हमेशा उसकी इच्छा उसके प्रति उतनी ज़्यादा जो है बनी रहेगी, बलवती रहेगी। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशन फॉर अबव। अब वो इंसानी प्रेम की बात कर रहे हैं, वो तो हालांकि उस अर्न में भी इंसानी प्रेम दिखाया गया, लेकिन पिक्चर्स हैं तो दैट कैन नॉट बी प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर वो सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि यहाँ जो लोग हैं वो जो प्रेम है उसकी पराकाष्ठा देख लेते हैं, या जितना ज़्यादा हो सकता है उस हिसाब से एक पैशनेट वे में चीज़ों को करते हैं। उन्हें करने के बाद फिर क्या होता है कि दैट लीव्स हार्ट हाई सोरोफुल एंड क्लोएड। फिर उनकी सारी पैशंस एग्जॉस्ट हो जाती हैं, सारी इच्छाएं उनकी खत्म हो जाती हैं। तब उनके प्यार में कोई भी नयापन नहीं रहता है। या यूं कहिए कि जो भी चीज़ हासिल हो जाती है, चाहे वो यहाँ पे प्रेम की बात है या फिर कई बार अपने टारगेट जीवन में हम जो सेट करते हैं, अगर हमें हासिल हो जाते हैं तो हम फिर उनको उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दे पाते, उनकी कद्र उतनी नहीं रह जाती है। तो उसी हिसाब से वो कहते हैं कि ह्यूमन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेम की भावनाओं में बहुत ज़्यादा बह करके तमाम चीज़ें हासिल करते हैं और बाद में उनकी फीलिंग्स जो हैं वो हॉलो रह जाती हैं। दे लूज देयर डेप्थ। अब बर्निंग फॉरहेड एंड पार्चिंग टंग। बर्निंग फॉरहेड का मतलब क्या है? कंफ्यूज। और पार्चिंग टंग का मतलब एक ऐसी जुबान जो जला रही हो। यूं कहिए कि जो स्वीटनेस है जुबान की वो गायब हो जाती है, और मन जो है वो खिन्न भिन्न रहता है, और वो पैशन बरकरार नहीं रह पाती। और अर्न पर जो शेप बने हुए हैं वहां पर ये केस नहीं है, क्योंकि वहां पर वो चीजें अचीव नहीं हो पाई हैं। जो प्रेमिका है वो हमेशा वैसी बनी रहेगी, और जो पैशन ऑफ लव है दैट विल बी एवर लास्टिंग। अगले स्टेंजा में वो कहते हैं हु आर दीज कमिंग टू द सैक्रिफाइस। अगला जो सीन है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो सैक्रिफाइस जैसे सीन है, जो बलि दिया करते हैं लोग गांव के कभी कभी किसी देवता पर, तो वो ऐसा सीन है। तो टू वॉट ग्रीन अल्टर को मिस्टीरियस प्रीस्ट। मिस्टीरियस बोला है उन्होंने किसी पुजारी को, जो कि एक वेदिका बनी हुई है यज्ञ के लिए, वहां पर आ रहा है। लीड्स दाउ दैट हेफर लोइंग एट द स्काईज। एक बछिया को वो लेकर के आ रहा है, और बछिया जो है इस तरह से सीन बना हुआ है कि वो जो आसमान की तरफ देख करके लोइंग कर रही है, मतलब रम्हा रही है, चिल्ला रही है। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड्स ब्रेस्ट। और उस पर बहुत सारी मालाएं, फूल मालाएं चढ़ी हुई हैं, उसके गले में पड़ी हुई है, जिससे कि वो बलि वेदी के लिए लाई जा रही है। अब क्योंकि लाई जा रही है, जाहिर सी बात है पिक्चर है तो वो बलि उसकी नहीं हो पाएगी, वो भी बच गई एक तरह से। वॉट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर और माउंटेन बिल्ट विद पीसफुल सिटाडेल। एक दुर्ग बना हुआ है, एक छोटा सा शहर है, टाउन है एक नदी के किनारे, वहां पर एक दुर्ग भी बना हुआ है। इज एम्प्टीड ऑफ दिस फोल्क। उसके जो लोग हैं, एम्प्टीड ऑफ दिस फोल्क का मतलब जो लोग हैं वो भी खाली हो चुका है पूरा टाउन। दिस पायस मोर्न। उस पायस मोर्न बोला है क्योंकि कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा है, उस फेस्टिवल को मनाने के लिए सारे लोग आकर के इकट्ठे हो गए हैं उन पेड़ के नीचे जहाँ पर वो बलि दी जाएगी। शहर जो है वो सुनसान सा है। एंड लिटिल टाउन द स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी। और छोटा सा कस्बा, उसकी नदी जो गलियां हैं वो हमेशा शांत ही रहेंगी, क्योंकि लोग वापस जाएंगे नहीं। पिक्चर्स जो है वो ज्यों की त्यों वहीं रहने वाली हैं, तो गलियां ज्यों की त्यों शांत बनी रहेंगी। एंड नॉट अ सोल टू टेल व्हाई दाउ आर्ट डेजोलेट कैन एवर रिटर्न। और कोई भी आत्मा या कोई भी आदमी वहां वापस नहीं आएगा, और ना कोई ये बता पाएगा कि वाई दाउ आर्ट डेजोलेट, तुम एकांत में क्यों हो, या शहर खाली क्यों है, ये बताने वाला भी कोई नहीं है, और ना कोई वहां वापस लौट करके आएगा। लास्ट में वो कहते हैं ओ एटिक शेप। एटिक का मतलब एंशियंट, जीन्युइन, और शेप का आकार फेयर एटीट्यूड, ब्यूटीफुल।
with breed of marble men and maidens overwrought. ब्रीड मतलब ब्रेडेड, डेकोरेटेड, ऑफ मार्बल मेन मतलब जो सुंदर लोग हैं जिनका बैंड रहता है म्यूजिशियन टाइप का, उनसे सजा हुआ। एंड मेडन्स ओवररॉड, और उस पर कन्याएं भी बनी हुई हैं, ओवररॉड डेकोरेटेड हैं। विथ फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड द ट्रोडन वीड, बहुत सारे पेड़ पौधे बने हुए हैं, उनकी शाखाएं बनी हुई हैं। और ट्रोडन वीड, घास जो है वो कुचली हुई है पैरों से, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां आकर के इकट्ठे हो चुके हैं। इस तरह के कार्विंग्स भी हैं अर्न पर। दाउ साइलेंट फॉर्म, साइलेंट फॉर्म का सेंस ये है कि इतने सारे सवालों का जवाब उसे कहीं नहीं मिलेगा। जो मुझसे पूछ रहा है कि ये क्या हो रहा है, शहर क्यों खाली है, और ये क्या संगीत बज रहा है, क्यों उसको बलि दी जा रही है, सारे सवालों का जवाब अर्न कवि को नहीं देगा, तो उसको वो साइलेंट फॉर्म बोल रहा है। डस्ट टीज अस आउट ऑफ थॉट एज डथ इटर्निटी, और हम अपनी सोच इतनी ज़्यादा वाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम हमें चिढ़ा रहे हो। डस्ट टीज का सेंस, तुम हमें चिढ़ा रहे हो कि हम अपनी सोच इतनी वाइड नहीं कर सकते, लेकिन तुम हमें एक इटर्निटी, या जो निरंतरता है, अमरत्व है, उसके बारे में बता रहे हो, और हम इतना नहीं बता पा रहे हैं। कोल्ड पेस्टरल, पेस्टरल मतलब वही देहाती, रिलेटेड टू नेचर। और कोल्ड का मतलब उन लोगों से है जो लोग नॉन लिविंग हैं, क्योंकि इसमें बने तो इतने सारे लोग हैं, बट दे आर ऑल नॉन लिविंग पर्सन्स, तो उनको कोल्ड कहा है यहाँ पर। वेन ओल्ड एज शैल दिस जनरेशन वेस्ट, जब टाइम गुजरेगा, या यह जनरेशन के बाद अगली जनरेशन जो आएगी, दाउ शैल्ट रिमेन, हम तो चले जाएंगे क्योंकि सबकी एक टाइम ड्यूरेशन है इस दुनिया में। हम तो चले जाएं, लेकिन तुम हमेशा बने रहोगे, क्योंकि जब अभी तक तुम बने हुए हो, ग्रीक्स के टाइम से लेकर अब तक। इन मिड्स ऑफ अदर वो देन आर्स, जो बाद की जनरेशन होगी, लेटर जनरेशन्स जो आएंगी, उनके दुखों को तुम देखोगे। अ फ्रेंड टू मैन, तुम उनके दोस्त की तरह उनको सांत्वना दोगे, जैसे कि आज मैं तुमसे सांत्वना ले रहा हूँ। टू whom thou sayest, और अंत में तुम उनसे ये बोलोगे, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट इज ऑल you know on earth and all you need to know, क्योंकि सौंदर्य उतना ही मूल्यवान है जितना कि सत्य, क्योंकि सत्य ही सौंदर्य है और सौंदर्य ही सत्य है। यही बात आपको जानने की सबको आवश्यकता है। तो ये लास्ट में मैसेज है इस पोएम का। तो कुल मिला के इंटरेस्टिंग और अच्छी म्यूजिकल पोएम है। लाइन बाय लाइन मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। एंड इफ यू like it, you can share, comment, subscribe the channel. Thanks for watching.